आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 86, 87, 88, 89, 90 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। जब ली फैन ने कहा कि मेरे गुरु खुश नहीं हैं, तो इसने नी बेचुआन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। चाहे वह इसके लिए तैयार हो या नहीं, उसे कबीले के मुखिया का पद छोड़ना ही होगा। ली फैन ने जानबूझकर नी डोंगहाई की ओर देखा जब उसने नी कबीले के बुजुर्गों को एक नया कबीले का मुखिया चुनने के लिए कहा, जो एक स्पष्ट संकेत था। कबीले के बुजुर्ग नी फेउन, जो नी बेचुआन के समर्पित समर्थक थे, का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उनकी अभिव्यक्ति जम गई थी और वे खंडन में एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग नी याओजू ने चुपके से एक गहरी सांस ली। वह ली फैन की ओर मुड़ा और बोला, हम संप्रदाय प्रमुख की इच्छा के अनुसार काम करेंगे और एक नया कबीले प्रमुख चुनेंगे। उदासीन चेहरे के साथ ली फैन ने हाथ हिलाया और कहा, अपने ही कबीले के सामने लड़ रहे कबीले के लोग, इससे आपकी क्या छवि बनती है? उसने सभी नी कबीले के सदस्यों को कबीले में वापस लौटने का संकेत दिया। हमारे खराब व्यवहार के लिए हमें खेद है, नी याओजू ने नी बेचुआन की ओर से जवाब दिया और नी कबीले के सदस्यों को अंदर जाने का निर्देश दिया। इस बीच नी बेचुआन ने अपनी आत्मा खो दी थी और उसके तीसरे भाई नी नानशान ने उसे कबीले के द्वार से खींच लिया था। कुछ ही क्षण में नी कबीले के सभी सदस्य अंदर चले गए और केवल नी तियान, नी डोंगहाई और नी कियान ही द्वार पर रह गए। मिस्टर पेन, मास्टर एन, क्या हम अंदर बात करें? ली फैन ने पूछा। पान बाय और एनरोंग भी समझ गए कि अगर वे सभी नागरिकों के सामने ली फैन से लड़ाई करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और ली फैन के साथ नी कबीले में चले गए। मिस्टर नी, चलो अंदर चलते हैं, ली फैन ने नी डोंगहाई से कहा। क्या हम अंदर चलें? मुझे उम्मीद है कि आपने कबीले को छोड़कर आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में शामिल होने का फैसला करने से पहले इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। बेशक, नी डोंगहाई ने जवाब दिया। जल्द ही वे सभी ली फैन और जियांग लिंगजू के साथ नी कबीले में शामिल हो गए। उन्हें जाते देख दर्शकों की भीड़ की रुचि खत्म हो गई और धीरे धीरे तितर बितर हो गई। हालांकि नी कबीले के मुख्य द्वार पर घटित घटनाओं की श्रृंखला को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया और तेजी से फैलने के साथ ही उन्हें मसालेदार बना दिया गया। बहुत जल्द ही ब्लैक क्लाउड सिटी के सभी लोगों को क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय और आध्यात्मिक खजाने संप्रदाय के बीच नीतियान पर लड़ाई के बारे में पता चल गया। परिणामस्वरूप नीतियान नाम पूरे ब्लैक क्लाउड सिटी में जाना जाने लगा। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय से पान बाई व्यक्तिगत रूप से नीतियान के लिए आए और यहाँ तक कि नी डोंगहाई और नी कियान को संप्रदाय में वापस लाने के लिए तैयार थे। इस बीच क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय ने नी बेचुआन को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया और नी कबीले को नी डोंगहाई को फिर से कबीले का मुखिया बनाने का संकेत दिया। न केवल उन्होंने खदान के ढहने को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, बल्कि उन्होंने क्यूई रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर पहुंचने से पहले नी तियान को स्वीकार करके दशकों से चले आ रहे संप्रदाय के नियम को भी तोड़ दिया। दशकों से ब्लैक क्लाउड सिटी में 3 कुलों के किसी भी बच्चे को ऐसा भव्य व्यवहार नहीं मिला था। न तो नीतियान की मां, जिन्हें व्यापक रूप से एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवा के रूप में स्वीकार किया गया था, और न ही अन कबीले की अनशी को प्रवेश मिलने पर ऐसा सनसनीखेज स्वागत मिला। कई लोगों के दिलों में संदेह था, वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि साधारण दिखने वाले नीतियान ने ऐसी कौन सी असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित की थी, जिसके कारण क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय और आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय उसके लिए खुलेआम लड़ने लगे। नीतियान की साधना प्रतिभा वास्तव में इतनी उत्कृष्ट है। युन कबीले के अंदर युन सोंग की मृत्यु का दुखद समाचार पाकर युन झिगुओ खाली हाथ अपने कमरे में वापस चला गया। अंदर युआन कियुइंग को अपने मुखबिरों से पहले ही नी कबीले के द्वार के सामने हुई अजीब चीजों के बारे में पता चल चुका था। युन सोंग ग्रीन इल्यूजन आयाम में मर गया। वह बच्चा क्यों नहीं मरा? युआन कियुइंग पागल हो गई थी। उसने घर के सभी फूलदान और जार तोड़ दिए। चेहरा थका हुआ युन झिगुओ उसे घूर रहा था क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर हो गई थी। बेकार, युन कबीले का हर कोई बेकार है। युआन कियुइंग उसके पास आए और उसे घूंसे और लाते मारना शुरू कर दिया और चिल्लाई, युन झिगुओ, अगर तुमने नी तियान और उस फूहड़ नी कियान को नहीं मारा, तो मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी। युन झिगुओ ने युआन कियुइंग को देखा, जो अपने नुकीले दांत दिखा रही थी और एक पागल शैतान की तरह अपने पंजे हिला रही थी। अचानक उसके दिल में गहरा अफसोस भर गया। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने अपने कबीले के दबाव में आकर नी कियान को तलाक देकर उस कर्कश स्त्री से विवाह कर लिया था। युआन कियुइंग के बिना युन कबीला और नी कबीला अभी भी दोस्त होते और उसे इस महिला के दुर्व्यवहार को दैनिक आधार पर सहन नहीं करना पड़ता।
अब जाकर उसे अंततः एहसास हुआ कि नितियान उसके लिए कितनी अच्छी थी। मन ही मन वह जानता था कि नितियान अंततः दोनों संप्रदायों में से एक को चुनेगा और उसकी साधना का भविष्य का मार्ग उज्ज्वल और आशाजनक होगा। नितियान के लिए पानबाई व्यक्तिगत रूप से आए और जयांग जिजू ने उन नियमों को तोड़ा जिनका संप्रदाय दशकों से पालन करता आ रहा था। ये सब दर्शाता है कि नितियान में निश्चित रूप से कुछ खास था। नी कबीले को उसके कारण अपने दुर्भाग्य को अवश्य ही पलटना पड़ेगा। यदि यून कबीले ने भविष्य में कभी नी कबीले पर आक्रमण करने की हिम्मत की, तो निस्संदेह उसे क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। गलत, मैं इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था, उसने अंदर ही अंदर विलाप किया। इस दौरान ली फैन और पानबाई नी कबीले के विशाल बैठक हॉल में बैठे थे और अपने हाथों में चाय के प्याले लिए हुए शालीनता पूर्वक शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे। पान ताओ नितियान के बगल में खड़ा था। धीमी आवाज में उसने कहा, नितियान, जो कुछ भी क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय तुम्हें दे सकता है, आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय भी तुम्हें दे सकता है। दूसरों को तुम्हारी विशेष प्रतिभा के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। अगर तुम क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में जाते हो, तो तुम अपनी प्रतिभा का सबसे अच्छा उपयोग नहीं कर पाओगे। तुम आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में शामिल हो सकते हो, ताकि हम भाई फिर से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें। नितियान ने अपना सिर रगड़ा और चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। उस बारे में पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है और मैं अभी भी उलझन में हूँ। मुझे इसके बारे में सोचने दो। पेन ताओ, जियांग लिंगजू ने आगे बढ़कर उसे एक तीखी नजर से देखा। तुम उससे क्या कह रहे हो? उसके बाद वह नितियान की ओर मुड़ी और बोली, मेरे पिता ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। तुम्हारे कबीले की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। आखिरकार नी कबीले का क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय से घनिष्ठ संबंध है। पान ताओ को अपने दिमाग से खिलवाड़ मत करने दो। भ्रमित होकर नितियान ने पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पिता मेरे लिए नियम तोड़ने को क्यों तैयार हैं। उन्होंने और पान ताओ ने ग्रीन इल्यूजन आयाम में बहुत बातचीत की थी, इसलिए यह समझा जा सकता था कि पान ताओ को उनकी क्षमताओं के बारे में पता था और इस प्रकार उन्होंने अपने पिता को उनके लिए ब्लैक क्लाउड सिटी आने के लिए राजी किया। हालांकि उन्होंने केवल एक बार जियांग लिंगजू की उपस्थिति में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जब उन्होंने यूटोन को पीछे हटने पर मजबूर किया। उन्हें नहीं लगता था कि जियांग लिंगजू के लिए सिर्फ इस वजह से अपने पिता को नियम तोड़ने के लिए राजी करना संभव था। उसे यह अंदेशा था कि जियांग जिसू के मन में कोई गलत मंशा है, इसीलिए वह उसके लिए अपवाद बना रहा था। दरअसल जियांग लिंगजू को भी कुछ संदेह था। मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने आपके लिए अपवाद क्यों बनाया। हालांकि ये वास्तव में मेरे पिता की इच्छा थी। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मेरे पिता ने बोल दिया है, इसलिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। नितियान ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। साथ ही मैं देखना चाहता हूं कि मेरी चाची और दादाजी क्या सोचते हैं। हालांकि वे तीनों भी बड़े हॉल में थे, लेकिन उनके और बड़ों के बीच दूरी थी। इसके अलावा उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वे खड़े होकर ही एक दूसरे से फुसफुसा सकते थे। मुख्य सीटों पर ली फैन और पान बाई ग्रीन इल्यूजन आयाम में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। साथ ही चारों संप्रदायों ने रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय से बदला लेने के संबंध में जो निर्णय लिए थे, उसके बारे में भी बातचीत कर रहे थे। नी डोंगहाई और एनरोंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि पूरे समय ध्यानपूर्वक सुनते रहे। नितियान और बाकी लोग तब तक अधीर हो रहे थे जब तक कि उन्होंने आखिरकार बातचीत खत्म नहीं कर दी। ली फैन और पान बाई ने एक दूसरे को देखा और फिर ली फैन ने कहा, नितियान के मामले के बारे में क्या हम उन्हें फैसला लेने दें? पान बाई मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। तभी ली फैन ने नी डोंगहाई की ओर रुख किया और कहा, श्रीमान नी, पहले जो हुआ उसके बारे में मेरी जूनियर मार्शल बहन के साथ जो हुआ उसके कारण कुछ संप्रदाय के बुजुर्ग नी कबीले से असंतुष्ट थे और उन्होंने जो कुछ किया वह थोड़ा ज्यादा था। हालांकि नी कबीले और क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय ने इतने सालों तक एक साथ काम किया है। हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपसे बहुत ज्यादा वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भविष्य में क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय निश्चित रूप से नी कबीले के मुद्दों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। इन शब्दों के साथ ली फैन एक पल के लिए रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इसके अलावा अगर नितियान क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में शामिल होने का फैसला करता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसे जो उपचार मिलेगा वह नी जियान और नी हान से पूरी तरह से अलग होगा।
क्लाउड सोअरिंग पीक के पीछे पहाड़ में रहने वाले किसी व्यक्ति ने नीतियान पर अपना मन बना लिया है और वह नीतियान को अपना शिष्य बनाना चाहता है। ये शब्द सुनकर जियांग लिंगजू खुद को रोक नहीं सकी और बोली, आह। नी डोंगहाई तुरंत उत्साहित हो गया और उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। किसी और के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, जरूर जरूर, आप नीतियान को किसी भी समय क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में ले जा सकते हैं। उसे डर लग रहा था कि ली फैन अपने शब्द वापस ले सकता है। ली फैन की बातें सुनने के बाद पान बाई के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने नीतियान को गहराई से देखा और फिर पान ताओ की ओर देखा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि प्रतिभा का आकलन करने में उनका बेटा भी उतना ही अच्छा था जितना वह थे। क्लाउड सोअरिंग पीक के पीछे पहाड़ पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसा निर्णय लेने का मतलब था कि नीतियान में अवश्य ही कुछ असामान्य बात होगी। उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि यह निश्चित हो गया था कि नीतियान क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में कदम रखेगा। हालांकि उन्हें निराशा महसूस नहीं हुई। वह जानता था कि भले ही नीतियान ने आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय का चयन नहीं किया हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी नीतियान पान ताओ के प्रति आभारी रहेगा। यदि कोई दुर्घटना न होती तो उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में नीतियान क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में आसमान छू लेता। जब तक नीतियान को याद रहेगा कि पान ताओ ने उसके लिए क्या किया था, तब तक उसकी यात्रा सार्थक रहेगी। नीतियान, नी डोंगहाई ने जोर से कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अंकल ली को धन्यवाद। नीतियान ने झुककर कहा, धन्यवाद अंकल ली। ली फैन हंसा, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। 3 दिन बाद मैं तुम्हें क्लाउड सोअरिंग माउंटेन ले जाऊंगा। मैं समझता हूँ। अगले 3 दिनों के दौरान नीतियान ने पान ताओ को ब्लैक क्लाउड सिटी दिखाया। जब नी डोंगहाई ने नीतियान को क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में शामिल करने का निर्णय लिया, तो पान ताओ के पिता पान बाई एक अस्थायी यात्रा के लिए एनरोन के साथ एन कबीले में लौट आए थे। इस बीच ली फैन और जियांग लिंगजू नी कबीले में ही रुके रहे और नीतियान के क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के लिए रवाना होने की प्रतीक्षा करते रहे। यद्यपि 3 दिन का समय बहुत कम था, फिर भी नी कबीले के बुजुर्गों की कार्यकुशलता अत्यंत अद्भुत थी। अगले दिन नी याओजू ने अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर घोषणा की कि खनन दुर्घटना के संबंध में कर्तव्य की उपेक्षा के कारण नी बेचुआन को कबीले प्रमुख के पद से हटा दिया जाएगा। उस दोपहर ली फैन के आदेशानुसार नी कबीले के बुजुर्गों ने नी डोंगहाई को पुनः अपना कुलगुरु चुना। दूसरी ओर नी बेचुआन और नी नानशान ने 3 दिन ज्यादातर अपने कमरों में ही बिताए, पूरी तरह से निराश और अब कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ली फैन एक विशाल पर्वत की तरह था जो दोनों भाइयों पर भारी पड़ रहा था। जब तक वह नी कबीले में था, वे विद्रोह के जरा भी विचार के बिना केवल आज्ञाकारी रूप से उसके शब्दों का पालन कर सकते थे। नी कबीले के सदस्य जिन्होंने अतीत में नी डोंगहाई और नी कियान के साथ बुरा व्यवहार किया था, एक बार फिर उनके पक्ष में लड़ने लगे। उसी समय नी डोंगहाई वापस उस बड़े भवन में चले गए जो कबीले के मुखिया की हैसियत को दर्शाता था। पान ताओ जानता था कि वह नीतियान के फैसले को पलट नहीं पाएगा, इसलिए उसके साथ कई दिनों तक ब्लैक क्लाउड सिटी में घूमने के बाद वह अपने पिता के साथ आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में लौटने की तैयारी के लिए एन कबीले में वापस चला गया। आज सुबह जैसे ही प्रकाश की पहली किरणें उभरी, नीतियान उस चौक पर गया जहां कबीले के सदस्य प्रशिक्षण लेते थे। चौक पर नी कबीले के कई युवा अपने घुटनों पर हाथ रखकर क्रॉस लेग बैठे थे, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को सांस के साथ अंदर ले रहे थे। अन्य लोग आध्यात्मिक तकनीकों का अभ्यास करते हुए अपनी मुठियां और शरीर हिला रहे थे। नी होंग और नी युआन भी वहां चुपचाप बैठे साधना कर रहे थे। हालांकि पहले के विपरीत अन्य नी कबीले के युवाओं ने अब जानबूझकर इन दोनों से दूरी बनाए रखी और साधना करने के लिए अन्य स्थानों को चुना। यदि ये 3 दिन पहले की बात होती, तो वे जहां भी जाते, अन्य युवा स्वतः ही उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते और उनका पक्ष लेने का प्रयास करते। नीतियान ने नी होंग को घायल कर दिया था, जिसके बाद से वह कभी भी मैदान पर वापस नहीं आया। अब जब वह अचानक प्रकट हुआ, तो नी कबीले के कई युवक चौंक गए और आश्चर्य, ईर्ष्या और सम्मान के मिश्रित भाव से उसकी ओर देखने लगे। आप सभी अपनी साधना पर वापस लौट जाइए, वू ताओ ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा। उनकी फटकार सुनकर उत्तेजित युवक धीरे धीरे शांत हो गए। हालांकि उनकी नजरें अभी भी नीतियान पर टिकी थी, जो वू ताओ की ओर चल रहा था। मात्र 3 दिनों में नीतियान का नाम ब्लैक क्लाउड सिटी के हर कोने में फैल गया था। यहाँ तक कि पास के डिम स्टार सिटी, फ्रॉस्टस्टोन सिटी और बोन शेटर सिटी में भी कई लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके कारण आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय से पान बाई व्यक्तिगत रूप से नी कबीले में आया था
उसके कारण क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय ने दशकों से चले आ रहे नियम को तोड़ दिया था और क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर पहुंचने से पहले ही उसे अपने साथ ले लिया था। चौक में रहने वाले नी कबीले के सभी बच्चों के लिए नीतियान एक किंवदंती थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि नीतियान, जो 1 साल पहले उनके साथ एक ही मैदान पर प्रशिक्षण लेता था और हर समय नी होंग और नी युआन के साथ लड़ता था, वह कैसे इतना अधिक सुधार कर सकता है और इतने कम समय में ऐसी चमत्कारिक सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। नीतियान ने वू ताओ की ओर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मिस्टर वू, इतने सालों तक मेरी देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं जल्द ही क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में जा रहा हूँ और मैं आज विशेष रूप से आपको अलविदा कहने आया हूँ। जब उसके दादा और चाची को नी बेचुआन और उसके सहयोगियों द्वारा क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में जाकर अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो पूरे नी कबीले ने जानबूझकर उससे यह बात छिपाई थी। केवल वू ताओ ने ही बड़ा जोखिम उठाया था और गुप्त रूप से उसे सूचित किया था। इसके अलावा, जब उसने पहले वर्ग पर प्रशिक्षण लिया था, तो वू ताओ ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, अन्य कबीले सदस्यों के विपरीत जिन्होंने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया था क्योंकि उसके दादा ने कबीले के भीतर अपनी शक्ति खो दी थी। इसलिए वह नी कबीले को छोड़ने से पहले उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वहां गया था। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वू ताओ जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद वू ताओ ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, मुस्कुराया और कहा, मुझे हमेशा से पता था कि तुम अलग हो, भले ही मैं ये पता नहीं लगा पाया कि वास्तव में यह क्या था। मुझे हमेशा लगता था कि तुम भी क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के बहकावे में आ जाओगे, बिल्कुल निजयान की तरह। इन शब्दों के साथ वह आगे बोलने से पहले एक पल के लिए रुका, लेकिन मैंने तुम्हें कम आंका था। वे दोनों नी कबीले के बच्चे थे और दोनों को वू ताओ द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था। नीजियान को क्यूई रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर कदम रखने के बाद क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि नीतियान अलग था। न केवल आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय से पान बाई उसके लिए आया था, बल्कि क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय ने भी उस नियम को तोड़ दिया था जो उसके लिए दशकों से लागू था। वू ताओ ये भी जानता था कि नीतियान वास्तव में वह कारण था जिसके कारण क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय ध्वस्त खदान के मामले को छोड़ने के लिए तैयार था और नी बेचुआन को उसके पद से हटा दिया गया था, जिससे नी डोंगहाई को कबीले के प्रमुख के रूप में अपना पूर्व स्थान पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिली। नीतियान की वजह से नी कबीले की पूरी स्थिति बदल गई थी। उसने जो चौंकाने वाली क्षमता प्रदर्शित की थी और जो परिवर्तन किए थे, वे नीजियान से कहीं अधिक थे। शायद ग्रीन इल्यूजन आयाम में कुछ हुआ है। वू ताओ ने मन ही मन अनुमान लगाया, उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। नी यू, जिसने अपने बालों को सिर के ऊपर एक चोटी में बांध रखा था, ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और एक भोली आवाज में पूछा, बड़े भाई तियान, आप अभी किस अवस्था में हैं? निर्दोष नी यू हमेशा नी तियान के पक्ष में खड़ा था, और जब भी नी होंग और नी युआन नी तियान से लड़ते थे, तो वह उन पर बेशर्मी का आरोप लगाता था। क्यूई शोधन का 8वां स्तर, नी तियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आह, नी यू ने कहा। उसका जवाब सुनकर कई अन्य युवा भी आश्चर्यचकित हो गए। वे अभी भी याद कर सकते थे कि नी तियान क्यूई शोधन के 3रे स्तर पर था जब उसने पिछली बार नी होंग के साथ लड़ाई की थी। अभी 1 साल ही बीता था, लेकिन नी तियान ने पहले ही सबकी उम्मीदों को पार कर लिया था और 8वें स्तर पर पहुंच गया था। इतनी तेजी से उन्नति करना अकल्पनीय था। बड़े भाई तियान, आप बहुत बढ़िया हैं। नी यू का चेहरा प्रशंसा से भरा था। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय आपके लिए अपवाद बनाएगा। नी कबीले के बहुत से युवा लड़के लड़कियां उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, बातें करने लगे और प्रशंसा में आहें भरने लगे। 1 साल में 3रे से 8वें स्तर तक, इस तरह की प्रगति बहुत भयावह है। खैर, ऐसा लगता है कि कोई कारण है कि क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय ने उसके लिए अपवाद बनाया। हो सकता है कि वे उसकी क्षमता की कद्र करते हों। केवल नी युआन और नी होंग ही अभी भी दूर बैठे हुए थे और काफी गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, यह मानते हुए कि नी तियान विशेष रूप से उन्हें अपमानित करने के लिए आया था। निश्चित रूप से नी तियान ने वू ताओ को धन्यवाद देने के बाद धीरे धीरे उनकी ओर चलना शुरू कर दिया। अचानक चौक में सभी लोग चुप हो गए। उनके चेहरों के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी अच्छे शो की उम्मीद कर रहे हों। नी होंग और नी युआन दोनों ने अपने सिर नीचे कर लिए और दांत पीस लिए, नी तियान की नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चूंकि उनके पिता ने उन्हें पहले ही नी तियान के साथ संघर्ष शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, इसलिए चाहे नी तियान उनका कितना भी अपमान करे, वे इसे सहन कर सकते थे, उन्हें विरोध करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी।
नीतियान स्पष्ट रूप से क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय द्वारा स्वीकार किए गए अन्य शिष्यों से भिन्न था। नीतियान की सफलता पहले से ही अपरिवर्तनीय थी। आजकल पूरे नी कबीले में एक भी व्यक्ति नीतियान के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, उन दो युवाओं का तो कहना ही क्या। आखिरकार यदि भविष्य में उन्हें क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय द्वारा भर्ती कर लिया गया और संप्रदाय में शामिल होने के बाद नीतियान ने उन्हें निशाना बनाया, तो उनका जीवन दयनीय हो जाएगा। अपने भविष्य की खातिर वे जो कुछ भी आने वाला था उसे सहन कर सकते थे। इसलिए उन्होंने पहले से ही नीतियान के आने और उन्हें अपमानित करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। इस दौरान कबीले के मुखिया की स्थिति को दर्शाने वाले ऊंचे मंडप के शीर्ष पर नी डोंगहाई और ली फैन, जो बातचीत कर रहे थे, अचानक रुक गए। वे पत्थर की बालकनी के सहारे झुककर नीचे के चौक को देख रहे थे। तभी उनका ध्यान नीतियान पर पड़ा। उन्होंने नीतियान को नी होंग और नी युआन के सामने आते देखा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद नीतियान ने कहा, हमारे दादाओं के बीच के झगड़ों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी तुम दोनों को अपना दुश्मन नहीं माना। मैं क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में अपनी साधना जारी रखूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हमारे मैच इस वजह से बंद नहीं होंगे और वे नी कबीले तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही आप दोनों को क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में देखूंगा। उस समय तक मैं किसी भी समय आपकी चुनौतियों को स्वीकार करूंगा। इतने सालों तक मुझे निखारने के लिए शुक्रिया। आपकी वजह से मैंने मजबूत बनने की कोशिश की और आखिरकार क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में शामिल होने का मौका हासिल किया। मुझे आशा है कि आप दोनों भी क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के शिष्य बन सकेंगे। उस समय तक हम नी कबीले के बजाय क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में लड़ेंगे। उसने जो कहा वह सच था। उसने कभी नी होंग या नी युआन से नफरत नहीं की थी। वे भी केवल 11 वर्ष के थे, नीतियान की ही उम्र के, और वे वास्तव में अभी तक नी बेचुआन और नी नानशान के घृणित दिमाग से कलंकित नहीं हुए थे। एक दूसरे के खिलाफ लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों के बिना नीतियान निरंतर सुधार नहीं कर पाता, और वह एक बहुमूल्य ब्लेड में तेज नहीं हो पाता जो शानदार प्रकाश उत्सर्जित करता। सभी लोग जो देख रहे थे, नीतियान द्वारा नी होंग और नी युआन को अपमानित करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, आश्चर्य से चिल्ला उठे। वू ताओ भी बहुत आश्चर्यचकित दिखे। यहाँ तक कि ली फैन और नी डोंगहाई, जो बालकनी में ऊपर बैठे थे, उन्होंने भी अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ नीतियान के व्यवहार की सराहना की। नी होंग और नी युआन, जिन्होंने सबसे बुरी स्थिति के लिए योजना बनाई थी, नीतियान की बातों से अचंभित होकर उसे देखने के लिए अपना सिर उठाए। उन्होंने नीतियान की आंखों में तिरस्कार या अपमान करने की कोई मंशा नहीं देखी, जो उन्हें लगा कि वहां थी। उन्होंने केवल ईमानदारी देखी। कुछ देर बाद नी होंग अचानक अपनी उलझन से बाहर आया, क्योंकि उसके दिमाग में जो मुद्दे थे वे तुरंत दूर हो गए। उसने अपनी मुट्ठी को नीतियान की ओर लहराया और कहा, तुम देखोगे, मैं निश्चित रूप से क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। उस समय तक मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे जरा भी कमजोर नहीं हूं। मैं भी ऐसा ही करूंगा, नी युआन ने ऊंची आवाज में कहा। मुस्कुराते हुए नीतियान ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस हमारा इंतजार करो। फिर नी होंग ने धीमी आवाज में कहा, बधाई हो। नीतियान ने हार्दिक मुस्कान बिखेरी। पत्थर के मंडप पर ली फैन ने नी डोंगहाई की ओर मुड़कर कहा, आपने उसे अच्छी तरह से सिखाया। हाँ, इतने सालों में मैंने जो भी किया, उसका अंततः मुझे फल मिला। नी डोंगहाई ने अब अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया और उसका चेहरा गर्व से भर गया। ली फैन ने धीरे से सिर हिलाया और खुद से सोचते हुए बोला, मुझे आश्चर्य है कि ग्रीन इल्यूजन आयाम में उसके साथ क्या हुआ। लेकिन देखने से ग्रीन इल्यूजन आयाम से उसे जो मिला वह सिर्फ साधना में हुई प्रगति से कहीं ज्यादा था। ऐसा लगता है कि उसका दिमाग और जिस तरह से वह मुद्दों को संभालता है, वह भी पार हो गया है। साधना में हुई प्रगति की तुलना में इस तरह की वृद्धि और भी ज्यादा कीमती है। नी डोंगहाई ने धीरे से हंसते हुए महसूस किया कि जैसे कई सालों से उस पर जो दबाव था, वह आज पूरी तरह से उतर गया है। अब वह अतुलनीय रूप से हल्का महसूस कर रहा था। ली फैन ने गंभीर स्वर में कहा, अब से नी कबीला उसके जैसा ही दुखी होगा, उसके जैसा ही पतन होगा। वह उसके जैसा ही आनंदित होगा और वह उसके जैसा ही ऊंचा उठेगा। गहरी रात में राजसी बादल उछलता पर्वत ऊंचा और सीधा खड़ा था, मानो बादलों को भेदता हुआ एक विशाल पत्थर का स्तंभ हो। पहाड़ की तलहटी में नीतियान ने उसकी ओर देखा, गहरी सांस ले रहा था और भावनाओं से भर गया था। लिंग झू, तुम आगे बढ़ो, ली फैन ने लापरवाही से कहा।
जियांग लिंगजू ने मुड़कर नी तियान की ओर देखा। एक जटिल भाव के साथ उसने कहा, उसके बारे में क्या? ली फैन ने उत्तर दिया, गुरु ने मुझे उसे सीधे पहाड़ के पीछे लाने का निर्देश दिया है। जियांग लिंगजू हैरान रह गई। सच में? ली फैन जोर से हंसा। काश वह मजाक कर रहा होता। आह, इतने युवा मार्शल अंकल होने का विचार भी मुझे परेशान कर रहा था। तुम भाग्यशाली बदमाश हो, जियांग लिंगजू ने नी तियान को घूरते हुए कहा। नाराजगी जताते हुए उसने कहा, मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हें मार्शल अंकल नहीं कहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरी उम्र के भी नहीं हो। इन शब्दों के साथ वह लंबी और संकरी पत्थर की सीढ़ियों से होते हुए क्लाउड सोआरिंग माउंटेन की चोटी की ओर चली गई। नितियान ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। क्या हो रहा है, अंकल ली? आज आप मुझे अंकल ली कह सकते हैं, लेकिन कल से मैं आपका सैन्य भतीजा बन जाऊंगा। ली फैन के चेहरे पर बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उसने कहा, चलो पहाड़ के पीछे चलते हैं। सवालों से भरा हुआ नितियान साथ साथ चलता रहा। 1 घंटे बाद आकाश में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और एक चमकदार गोल चांद धीरे धीरे रात के आकाश में उग गया। क्लाउड सोआरिंग पर्वत के पीछे नितियान और ली फैन एक पर्वत के तल पर दिखाई दिए जो क्लाउड सोआरिंग पर्वत से थोड़ा छोटा था। ली फैन ने पहाड़ की चोटी की ओर जाने वाले एक पत्थर के रास्ते की ओर इशारा किया और नितियान से कहा, मैं यहीं तक जा सकता हूँ। आपको बस इस पत्थर के रास्ते का अनुसरण करना है और इसके अंत तक चलना है। पहाड़ की चोटी पर कोई आपका इंतजार कर रहा होगा, और वह व्यक्ति क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में आपका गुरु होगा। क्या? नितियान उलझन में था। वह पीछे क्यों रहता है, क्लाउड सोअरिंग माउंटेन पर क्यों नहीं? मैंने जो सुना है, उसके अनुसार नए शिष्यों को किसी तरह के समारोह में भाग लेना चाहिए, है न? तुम अलग हो, ली फैन ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया। तुम देखोगे, क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के कई नियम तुम पर लागू नहीं होंगे। उसके शब्दों से नितियान पूरी तरह से भ्रमित हो गया। आगे बढ़ो, पहाड़ की चोटी तक पत्थर के रास्ते पर चलो। जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने भाग्यशाली हो, बच्चे। बिना एक और शब्द कहे ली फैन मुड़ा और चला गया। चांदनी रात में नितियान की निगाहें लंबे उबड़ खाबड़ पत्थर के रास्ते पर ऊपर की ओर चोटी की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल सभी प्रकार की भावनाओं से भरा हुआ था। कुछ देर तक अपने विचारों में डूबने के बाद भी वह ये नहीं समझ पाया कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने ली फैन के निर्देशों का पालन किया और चांदनी में नहाते हुए पत्थर के रास्ते से पहाड़ की ओर चल पड़ा। पत्थर का रास्ता लंबा और ऊबड़ खाबड़ था और उसे पूरी रात चढ़ाई करने में लग गई। जब वह चोटी पर पहुंचा तो भोर हो चुकी थी और वह थक चुका था। पत्थर के रास्ते के अंत में चमकदार पत्थर की जमीन थी, जिसके ऊपर कुछ फूस की झोपड़ियां बनी हुई थी। पूरी तरह से थके हुए नितियान ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। इससे पहले कि वह आसपास के माहौल को ध्यान से देख पाता, एक झोपड़ी के अंदर से आवाज गूंजी, तुम यहाँ हो। नितियान अचंभित रह गया। तुम कौन हो? आओ। उस व्यक्ति की आवाज में शांति थी, मानो वह अभी अभी उठा हो। अपना कदम संभालो। अवचेतन रूप से नितियान ने अपने पैरों के नीचे चमकदार पत्थर की जमीन की ओर देखा। उन्होंने चमकीली रोशनी के बिंदु तैरते हुए देखे, जो शीघ्र ही रेखाओं में फैल गए और आपस में गुंथकर एक विशाल ग्रिड का रूप ले लिया। अगले ही क्षण ग्रिड के भीतर से आत्मा को हिला देने वाली उतार चढ़ाव की लहरें फूट पड़ी, जिससे नितियान की अभिव्यक्ति झिलमिला उठी। तभी उसने देखा कि पर्वत शिखर के पास तैरते बादलों के समूह उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे और तेजी से उसके पैरों के नीचे पत्थर की जमीन पर एकत्रित हो रहे थे। कुछ ही देर में बादलों के समूह राख भूरे कालीन में बदल गए तथा फैलकर पूरे पथरीले मैदान को ढकने लगे। केवल बादलों का कालीन ही दिखाई दे रहा था। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह आसमान की सबसे ऊंची चोटी पर बादलों के समुद्र के ऊपर खड़ा है। अपना समय लो और कदम दर कदम मेरे पास चलो। घने बादलों में डूबी फूस की झोपड़ी से गूंजती आवाज और भी अलौकिक लग रही थी। नितियान ने चारों ओर नजर घुमाई। उसे सिर्फ घने बादलों का समुद्र और एक फूस की झोपड़ी दिखाई दे रही थी जो उसके ऊपर तैरती हुई लग रही थी। अब कोई पहाड़ या जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था, और इस प्रकार वह तुरंत ही अत्यंत सतर्क हो गया। अब वह अपने पैरों के नीचे पत्थर की जमीन नहीं खोज पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह बादलों से पहाड़ के बीचों बीच गिरकर मर न जाए। वह फूस की झोपड़ी को ध्यान से देखता रहा और कुछ देर तक अपनी आंखें सिकुड़कर सोचता रहा। उसे यकीन हो गया कि पत्थर की जमीन अभी भी उसके और फूस की झोपड़ी के बीच थी। उसने आखिरकार अपना पहला कांपता हुआ कदम आगे बढ़ाया। धमाका! जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा,
ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक उछाल उसके पैर के तलवे से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जो बाद में ऊर्जा के लाखों धागों में बदल गया, जो उसके पैरों के साथ ऊपर की ओर तैरने लगे। उसे तुरंत पूरे शरीर में दर्द और सुन्नता महसूस हुई। जब उसने अपने शरीर की जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया, तो उसने पाया कि ऊर्जा के उन धागों को एक रास्ता मिल गया था और वह उसके दिमाग में घुस गया था। कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगा, वह अपना संतुलन खोने लगा और लड़खड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की हर मांसपेशी और हर मध्य रेखा पर ऊर्जा के अजीब, बारीक तंतु आक्रमण कर रहे हों, और धीरे धीरे उसे अपने शरीर के तापमान में वृद्धि महसूस होने लगी। दूसरा कदम। आवाज एक बार फिर फूस की झोपड़ी के भीतर से गूंजी। भ्रमित और चक्कर खाते हुए नित्यान ने उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया और धीरे से अपना दूसरा कदम बढ़ाया। धमाका। ऊर्जा का एक और उछाल उसके तलवे में पहुंचा, उसकी हर हड्डी और अंग तक पहुंचा और उसके पूरे शरीर को भर दिया। उसका शरीर अचानक एक फूले हुए गुब्बारे की तरह फैल गया, ठीक वैसे ही जैसा कि पहले ग्रीन इल्यूजन आयाम में हुआ था जब उसने अपने द्वारा अवशोषित रक्त को परिष्कृत करने का प्रयास किया था। उसके रोम रोम से एक हृदय विदारक दर्द निकला, जो असहनीय होता गया और अंततः उसे जोर से रोने पर मजबूर कर दिया। आह! जब वह बेतहाशा दहाड़ रहा था, तो उसके रोमछिद्रों से पसीना निकलने लगा, जो उसके शरीर के भीतर से निकल रही गंदगी के साथ मिल गया था। जारी रखें। आवाज फिर गूंजी। नित्यान ने तीव्र दर्द को रोकने के लिए संघर्ष किया। जबड़े को कसते हुए उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे बादलों के समूह के भीतर से आश्चर्यजनक ऊर्जा फूट पड़ती, बिना किसी बाधा के उसके अंदर प्रवेश करती और उसके मांस और हड्डियों में घूमती, मानो वह उसे उत्तेजित करने का प्रयास कर रही हो। जब उसने 7वां कदम उठाया तो दर्द इतना बढ़ गया कि वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। उसके पैर पहाड़ों की तरह भारी लग रहे थे और उसके लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना लगभग असंभव लग रहा था। इसलिए वह रुक गया। आश्चर्य की बात यह थी कि जो आवाज उसे लगातार प्रेरित कर रही थी, वह बाहर नहीं गूंजी, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। हफ हफ हफ। नित्यान जोर जोर से सांस लेने लगा, मानो सांस लेने की सबसे सहज क्रिया भी अब उसके लिए असहनीय हो गई थी। इस समय तक उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। वह इतना भ्रमित था कि अब उसे अपने शरीर के अस्तित्व का एहसास ही नहीं हो रहा था। धप धप धप। ये वही क्षण था जब उसने अपने दिल की धड़कन में असामान्यता महसूस की, जो लगातार मजबूत और तेज होती जा रही थी। बादलों के बीच खड़े होकर नित्यान ने मन ही मन कहा, उसे डर था कि उसका रहस्य उजागर होने वाला है। ओह, धिक्कार है। इस प्रकार की स्थिति केवल उसके लिए एक निराशाजनक स्थिति को पलटने में सहायक थी, जिससे उसे एक नई, अज्ञात शक्ति के साथ लड़ने का अवसर मिला। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। वह पूरी तरह थक चुका था और बेहोश होने के कगार पर था, लेकिन जैसे जैसे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसने अपने शरीर पर नियंत्रण करना फिर से शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में एक नई तरह की शक्ति आ गई हो। कुछ देर रुकने के बाद अचानक आवाज फिर से गूंजी, जारी रखो। हालांकि इस बार नित्यान उस आवाज में उत्साह को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। बादलों से ऊंचा पर्वत, पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर असीम सफेद कोहरे से घिरे हुए क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के गुरु जियांग झिसु पहाड़ की पीठ की ओर देख रहे थे। उनके हरे वस्त्र हवा के खिलाफ लहरा रहे थे। जियांग लिंगजू और ली फैन उसके बगल में खड़े थे, और उसकी तरह वे भी पहाड़ के पीछे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई का प्रवाह बदल गया है, जियांग झिसु ने कहा। कुछ देर तक घूरने के बाद ली फैन ने कहा, मेरी गणना के आधार पर नित्यान को पहले ही शीर्ष पर पहुंच जाना चाहिए था। जियांग झिसु ने धीरे से कहा, ये शुरू हो गया है। पिताजी, योद्धा दादा ने नित्यान को क्यों चुना? जियांग लिंगजू ने हैरान होकर पूछा। ली फैन ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वास्तव में मुझे खुद ये बहुत अजीब लगता है। मैं उसमें कोई विशेष साधना प्रतिभा नहीं देख पाया। आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के पान बाई प्रतिभा को पहचानने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, और चूंकि उन्होंने नित्यान पर अपना मन लगा लिया है, इसलिए उसके पास कुछ अनोखा होना चाहिए। लेकिन भले ही यह सच था, फिर भी मार्शल ग्रेंडनकल के लिए उसे चुनना बहुत ही असंभव था, है ना? जियांग झिसु ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। मार्शल अंकल ने अपने पूरे जीवन में केवल 3 शिष्यों को ही अपनाया है, जिनमें से नित्यान तीसरे हैं। आपने शायद पहले 2 के बारे में सुना होगा और जानते होंगे कि वे किस साधना चरण पर हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। ये शब्द सुनकर ली फैन का हृदय श्रद्धा से भर गया।
जियांग जिसू कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मार्शल अंकल ने सालों से कोई सफलता हासिल नहीं की है और उनका समय खत्म होने वाला है। अगर कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो नित्यान शायद उनका आखिरी शिष्य है। दरअसल मैंने शुरू में मान लिया था कि वह कोई और शिष्य नहीं लेंगे। किसने सोचा होगा कि वह नित्यान पर अपनी नजरें गड़ाएंगे। हालांकि ये हमारे संप्रदाय का सौभाग्य है कि मार्शल अंकल ने एक नया शिष्य लिया है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितने कदम चल पाएगा। ली फैन के चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। आंखें सिकुड़ते हुए जियांग जिसू ने अपनी आत्मा का उपयोग क्लाउड सोअरिंग माउंटेन के आसपास स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई के प्रवाह को महसूस करने के लिए किया। मार्शल अंकल के पहले दो शिष्य अपने गुरु से ज्यादा सफल निकले। मुझे उम्मीद है कि नित्यान भी सफल होगा। आज के बाद हमें नित्यान की क्षमता के बारे में स्पष्ट समझ होगी। उसके शब्द सुनकर ली फैन और जियांग लिंगजू दोनों की आंखें प्रशंसा से भर गईं, मानो वे जानते हों कि नित्यान उस समय क्या अनुभव कर रहा होगा। पहाड़ की पीठ पर 7 कदम चलने के बाद भी नित्यान अपने पैरों को जरा भी नहीं हिला सका। धप 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 जैसे ही वह अपनी सांसें संभालने लगा, उसकी छाती के भीतर से एक बार फिर तेज और जोरदार दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। नित्यान, जो चेतना खोने के कगार पर था, वहीं रुका रहा और अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों को महसूस करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करता रहा। उसने पाया कि अज्ञात ऊर्जा के असंख्य तंतु उसके अंदर घूम रहे थे, जो शुद्ध और परिष्कृत शक्ति लेकर आ रहे थे, तथा लगातार उसके मांस, हड्डियों और आंतरिक अंगों में प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। उसने अब स्वयं को आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि ऊर्जा के तंतुओं को नियंत्रित करने के लिए क्यूई शोधन मंत्र का उपयोग करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने शुरुआत की, उसने महसूस किया कि ऊर्जा के असंख्य धागे उसके आध्यात्मिक सागर में तेजी से उमड़ रहे हैं। एक ही क्षण में उसका आध्यात्मिक सागर आध्यात्मिक शक्ति से भर गया, लेकिन उसके अंदर की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रीन इल्यूजन आयाम में आत्मिक पशु के मांस से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जब उसने अपने आध्यात्मिक सागर का विस्तार करने के लिए क्यूई शोधन मंत्र का उपयोग करने का प्रयास किया, तो उसने पाया कि उसका आध्यात्मिक सागर फट गया था और फिर से जुड़ गया था, तथा तेजी से फैल रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके हृदय की धड़कन की गति बढ़ने के साथ साथ उसने धीरे धीरे ऊर्जा के उन तंतुओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जो मूल रूप से उसके मांस, हड्डियों और आंतरिक अंगों में अनियंत्रित रूप से उत्पात मचा रहे थे। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि ऊर्जा आश्चर्यजनक गति से लुप्त हो रही है। वह वास्तव में इसे आत्मसात कर रहा था। कुछ ही समय में वह अपनी उलझन भरी स्थिति से बाहर आ गया और अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण पा लिया, हालांकि वह अभी भी बहुत अधिक पीड़ा और दर्द महसूस कर रहा था। जारी रखो, एक बार फिर आग्रहपूर्ण आवाज फूस की झोपड़ी के भीतर से गूंजी। नित्यान ने दांत पीसकर एक और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना पैर आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से पसीने की बूंदें बह रही हैं, जो उसके आगे बढ़ने पर नीचे टपक रही थी। धप जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो उसके तलवे के माध्यम से ऊर्जा का एक और प्रवाह उसके अंदर प्रवाहित हुआ। जैसे ही यह नित्यान के पैर में प्रवेश किया, ऊर्जा का उछाल एक बार फिर ऊर्जा के अनगिनत धागों में विभाजित हो गया, जो उसके शरीर के हर कोने में फैल गया। प्रहार प्रहार उसने शीघ्रता से 2 और कदम बढ़ाए, और उसके शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित हुई वह एक बार फिर उन्मत्त और अव्यवस्थित हो गई। उसने अभी अभी अपने मन में स्पष्टता बहाल की थी, और फिर भी एक बार फिर वह असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसके भीतर मांस फाड़ने वाला दर्द फूट पड़ा, जिससे वह इस हद तक लड़खड़ाने लगा कि वह लगभग गिर ही गया। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर जितनी ऊर्जा सहन कर सकता था, वह एक बार फिर अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसने फिर से हिलना बंद कर दिया, और फिर प्रचुर ऊर्जा को अंदर की ओर खींचने के लिए क्यूई शोधन मंत्र का उपयोग किया। क्रैकल उसकी हड्डियों से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, मानो उसके जोर जोर से धड़कने लगे हों, उसका खून जोरों से बह रहा हो, और उसके आंतरिक अंग जोरों से दहाड़ रहे हों। जल्द ही उसने पाया कि जिस ऊर्जा ने उसके आध्यात्मिक सागर को लबालब भर दिया था, उसने हिंसक उथल पुथल के बाद उसके आध्यात्मिक सागर को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया था। अपने आप को ध्यान से देखने के बाद उसके चेहरे पर परमानंद झलक उठा। क्यूई शोधन का 9वां स्तर। उसने अपने आध्यात्मिक सागर को ग्रीन इल्यूजन आयाम में धीरे धीरे विस्तारित करने के लिए बहुत लंबा समय बिताया था, इससे पहले कि वो अंततः क्यूई रिफाइनिंग के 8वें स्तर तक पहुंचे। उस समय उसे पूरी तरह से पता था कि अभी भी आगे एक बहुत लंबा रास्ता है, और क्यूई रिफाइनिंग के 9वें स्तर तक पहुंचने में उसे कई महीने लग सकते हैं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बादलों के समुद्र में कुछ कदम चलने मात्र से उसका आध्यात्मिक समुद्र उन्नत हो जाएगा,
और वह ऐसे ही क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर कदम रख देगा। क्रैकल, उसकी सारी हड्डियां लगातार चटकने की आवाजें कर रही थी और साथ ही उसके रोमछिद्रों से भारी मात्रा में पसीना और गंदगी बाहर निकल रही थी। पसीने के बहने के साथ ही उसने अचानक महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां, शिराएं और नसें अधिक शक्तिशाली और लचीली हो गई हैं। उसकी हड्डियां इस्पात की तरह सख्त हो गई हैं और उसके आंतरिक अंग अंतहीन शक्ति से भर गए हैं। आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर उसने अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के प्रयास में अपनी मानसिक जागरूकता को मुक्त कर दिया। उसकी मानसिक शक्ति उसकी आत्मा से बाहर निकलती हुई एक अकल्पनीय तीव्र गति से यात्रा करती हुई 150 मीटर के दायरे को कवर करते हुए हर दिशा में फैल रही थी। 150 मीटर की दूरी में हवा का बहाव, बादलों के भीतर उमड़ती ताकत, फूस की झोपड़ियों के ऊपर हिलते सरकंडे और पत्थर की जमीन की बर्फ सी ठंडी नमी, सब कुछ उसके लिए स्पष्ट हो गया। उसी समय सामने की झोपड़ी में जीवन का एक भयावह रूप से प्रबल उतार चढ़ाव उसके मन में प्रतिबिंबित हुआ। अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी आत्मा का प्रयोग इसे महसूस करने के लिए किया। उस फूस की झोपड़ी के भीतर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई ऐसी चीज है जो धधकते सूरज के समान है, जो स्वर्ग और धरती को हिला देने वाले जीवन के उतार चढ़ाव जारी कर रही है। वह तुरंत ही ऐसी दुर्जय शक्ति के सामने बौना महसूस करने लगा। उसे ये भी लगा कि एक नजर या सिर्फ एक विचार से उस फूस की झोपड़ी के भीतर का जीवन उसे पल भर में लावा से ज्यादा कुछ नहीं बना सकता। ग्रीन इल्यूजन आयाम में वापस आकर उसने लड़कर छिपकली और फ्रॉस्ट पाइथन का पता लगाने के लिए अपनी अनोखी मानसिक जागरूकता का भी इस्तेमाल किया था। उन दो आध्यात्मिक जानवरों की शारीरिक आभा और जीवन के संकेत यूटोन की तुलना में थोड़े ज्यादा मजबूत थे, फिर भी उसने उसे पहले से ही बेहद कमजोर महसूस कराया था। हालांकि फूस की झोपड़ी के भीतर के जीवन के उतार चढ़ाव की तुलना में वे हास्यास्पद रूप से महत्वहीन लग रहे थे, जैसे कि वे कीड़े थे और यह एक ड्रैगन था, जैसे कि वे जुगनू थे और यह सूर्य था। ये बहुत शक्तिशाली है, उसने मन ही मन कहा। क्या ये सच में एक इंसान है? हाँ, झोपड़ी के अंदर से एक बुदबुदाहट भरी आवाज गूंजी, क्यों शोधन स्तर पर इतनी बड़ी मानसिक शक्ति बुरी नहीं है। एक क्षण रुकने के बाद फूस की झोपड़ी में बैठे आदमी ने आवाज लगाई, ध्यान लगाओ, चलते रहो। शब्दों को सुनते ही नित्यान की मानसिक शक्ति तुरंत उसकी आत्मा में लौट आई, मानो उसे किसी निराकार विशाल हाथ द्वारा पीछे धकेल दिया गया हो। उसकी आत्मा को झटका लगा, वह अपनी मानसिक गतिविधियों से बाहर आ गया और उसे एहसास हुआ कि उस व्यक्ति का निरीक्षण करने का ये सही समय नहीं था। हालांकि कुछ समय तक असमंजस की स्थिति का अनुभव करने के बाद ऐसा लगा कि उसका शरीर पुनः अनुकूलित हो गया है और उसके शरीर में प्रवाहित ऊर्जा के तंतु आधे से अधिक नष्ट हो चुके हैं। इसलिए उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। ऐसे ही वह चलता रहा और रुक गया। कदम दर कदम वह धीरे धीरे उस फूस की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत चुका है या उसने कितनी ऊर्जा सोख ली है। वह ये भी भूल गया कि उसने कितने कदम चले हैं। अंत में जब वह झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपना सिर उठाया और देखा कि पूरा चांद पहले से ही आसमान में लटका हुआ था। अंदर आओ, आवाज फिर गूंजी। नित्यान के पैरों के नीचे बादल तेजी से छंट गए और जल्द ही वह पत्थर की जमीन को फिर से देखने में सक्षम हो गया। फूस की झोपड़ी के सामने खड़े होकर वह महसूस कर सकता था कि उसके अंदर अभी भी ऊर्जा के अनगिनत धागे घूम रहे हैं, फिर भी उसकी तेज धड़कन सामान्य हो गई थी। फूस की झोपड़ी को देखते हुए उसे अचानक कुछ घबराहट महसूस हुई और वह झिझककर वहीं खड़ा हो गया। पहले उसने महसूस किया था कि फूस की झोपड़ी के अंदर का व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व था जिसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अंदर आइए, उस व्यक्ति ने एक बार फिर आग्रह किया। उसकी बातें सुनकर नित्यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के झोपड़ी का पर्दा उठाया और अंदर चला गया। अंदर प्रवेश करते ही वह तुरंत घुटनों के बल बैठा और 3 बार प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम गुरुजी। जब वह पहले पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा था तो उसने ली फैन से सीखा था कि वह जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा था वह क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में उसका भावी गुरु होगा। उसे कुटिया की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करके उस व्यक्ति ने उस पर लाखों शक्तियां बरसाई थी, जो स्पष्ट रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। यदि अब तक वह ये नहीं समझ पाया कि इस व्यक्ति के इरादे अच्छे हैं, तो वह क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय द्वारा उसके लिए नियमों को तोड़ने के अयोग्य होगा, और इस रहस्यमय व्यक्ति का पक्ष लेना तो दूर की बात है। स्मार्ट बच्चा। उस साधारण फूस की झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी, जो हड्डियों के एक थैले जैसा दिखता था, प्रार्थना की चटाई पर चुपचाप बैठा था। उसके दोनों हाथ विपरीत आस्तीन में फंसे हुए थे और वह गहरी दिलचस्पी के साथ नित्यान को देख रहा था। बूढ़ा आदमी दिखने में बहुत साधारण था।
उसके कपड़ों या उसके शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसमें कुछ भी आकर्षक नहीं था। केवल उनकी आंखें अलग थीं, जो ज्ञान की प्यास से भरी हुई प्रतीत होती थी, लगातार कुछ गहन प्रश्नों पर विचार कर रही थी और पूरी लगन और अथक परिश्रम के साथ उत्तरों की खोज में लगी हुई थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, अपना सिर उठाओ। उसके शब्द सुनने के बाद नित्यान ने धीरे से अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और अंततः इतना साहस जुटाया कि बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देख सके। एक छोटी सी मुस्कान के साथ बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक कहा, मेरा नाम वूजी है। आज से मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। तुम्हें मिलाकर मेरे कुल 3 शिष्य हैं। जब तुम एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपने 2 वरिष्ठ मार्शल भाइयों के बारे में पता चल जाएगा। मुझे तुम्हें उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके बारे में केवल यही कहूंगा कि वे पहले ही मुझसे आगे निकल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी तरह आप भी एक दिन इस स्वर्ग और धरती से बाहर निकलकर उन चीजों की तलाश करेंगे जिनके लिए मैं कभी तरसता था। नित्यान अचंभित था। इस स्वर्ग और पृथ्वी से बाहर निकलो। वू जी का चेहरा शांत था। इस स्वर्ग और पृथ्वी से बाहर निकलने से मेरा मतलब किसी अंतरस्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल से नहीं है। मैं अपनी ताकत पर भरोसा करके सितारों की नदी के पार उड़ने की बात कर रहा हूँ। जिस स्वर्ग और पृथ्वी में हम रहते हैं, वह विशाल आकाशगंगा में एक तुच्छ क्षेत्र है। इसका नाम ज्वाला स्वर्ग का क्षेत्र है, जो गिरते सितारों के डोमेन का 9वां क्षेत्र है। 9वां क्षेत्र, टूटते तारों का क्षेत्र। नित्यान के चेहरे पर उलझन फैल गई। वू जी ने सिर हिलाया। ये सही है, जिस जमीन पर हम खड़े हैं, वह गिरते सितारों के क्षेत्र का 9वां क्षेत्र है। और गिरते सितारों के क्षेत्र में कुल मिलाकर 9 क्षेत्र हैं जो ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के समान हैं। नित्यान का जबड़ा खुला रह गया और वह चौड़ी आंखों से वूजी को देखने लगा। केवल कुछ वाक्यों के साथ वूजी ने व्यवहारिक रूप से नित्यान की इस दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी उसे पलट दिया और उसकी मान्यताओं को अविश्वसनीय सीमा तक हिला दिया। बेशक, गंभीर चेहरे के साथ वूजी ने कहा, तुम्हें अभी इन सब बातों के बारे में बताना वाकई थोड़ी जल्दी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भविष्य ज्वाला स्वर्ग के दायरे तक सीमित नहीं रहेगा। मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि पूरी आकाशगंगा की अथाह विशालता तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। एक दिन आप ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र से बाहर निकलेंगे और गिरते सितारों के क्षेत्र के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा करेंगे, ठीक अपने 2 वरिष्ठ मार्शल भाइयों की तरह। तुरंत ही नित्यान के दिल में एक लालसा पैदा हो गई। ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र की तरह गिरते सितारों के क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में कई शक्तिशाली क्यूई योद्धा रहते हैं। हालांकि ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में क्यूई योद्धाओं की संख्या अन्य 8 क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। पूरे ज्वाला स्वर्ग क्षेत्र में केवल 7 क्यूई योद्धा बल हैं जिन्हें उल्लेख के लायक माना जा सकता है। आप शायद उनके बारे में जानते हों। वे आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय, क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय, ग्रेवल संप्रदाय, मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय, भूत संप्रदाय, रक्त संप्रदाय और नरक संप्रदाय हैं। ये 7 ताकतें 2 गठबंधनों में विभाजित हैं, एक तरफ भूत संप्रदाय, रक्त संप्रदाय और नरक संप्रदाय, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय, ग्रेवल संप्रदाय, रहस्यमय धुंध संप्रदाय और हम। फूस की झोपड़ी के अंदर वूजी की अलौकिक आवाज लगातार गूंज रही थी। वह गिरते सितारों के क्षेत्र और अन्य 8 क्षेत्रों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, बल्कि ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के मामलों पर ध्यान केंद्रित करता था। नित्यान ने ध्यानपूर्वक सुना और वू जी ने जो कुछ कहा था उसे अपने मन में अंकित कर लिया। वू जी ने उसके लिए एक नया द्वार खोल दिया था, जिससे उसे धीरे धीरे अपनी तुच्छता के बारे में समझने का मौका मिला और ये तथ्य भी समझ में आया कि ज्वाला स्वर्ग का वह क्षेत्र जिसमें वह था, गिरते तारों के क्षेत्र का 9वां क्षेत्र मात्र था। उस दिन के दौरान वू जी ने साधना के संबंध में कोई परिचय नहीं दिया, बल्कि उन्हें केवल क्षेत्रों के वितरण, विभिन्न शक्तियों के बीच जटिल संबंधों, साथ ही व्यक्तिगत क्यूई योद्धाओं के बीच संघर्ष के बारे में विस्तार से समझाया। बहुत लंबा समय बीत गया। वू जी ने रुककर कहा, जाओ और आज मैंने जो कहा है उस पर सोचो। साथ ही अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए अच्छी तरह आराम करो और फिर अपने अंदर आए बदलावों को देखो और उनके बारे में सीखो। भविष्य में मैं तुम्हें एक क्यूई योद्धा और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई के बीच के संबंध के साथ साथ अन्य बुनियादी ज्ञान के बारे में भी समझाऊंगा। मैं आपको लघु स्वर्ग अवस्था में प्रवेश करने से पहले साधना के लिए कोई आध्यात्मिक तकनीक नहीं सिखाऊंगा। अभी के लिए आप अपने आध्यात्मिक सागर की साधना के लिए सिर्फ क्यूई शोधन मंत्र का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। समझ गया। नित्यान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। वू जी ने कुछ देर तक चुपचाप उसकी जांच की और फिर पूछा,
किसी ने मेरे सामने तुम्हारे मांस, खून और हड्डियों को परिष्कृत किया है। वह कौन था? नित्यान दंग रह गया। फिर उसने वू जी के सवाल पर विचार किया, ये समझने की कोशिश की कि उसका क्या मतलब था। मैंने सुना है कि एक बार आपको तेज बुखार हुआ था और आप कुछ दिनों के लिए बेहोश हो गए थे। वू जी की आंखें चमक उठी। नित्यान को अचानक याद आया और उसने कहा, हाँ, मैंने किया था। एक विदेशी डॉक्टर ने आपके बुखार का 7 दिनों तक इलाज किया था, है ना? वू जी ने पूछा। नित्यान ने सिर हिलाया। हाँ, उसने किया। इसका नाम क्या है? मुझे लगता है ये हुआ म्यू है। हुआ म्यू। वू जी ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा कि वह सोच में डूब गया है। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। या तो यह एक नकली नाम है, या वह ज्वाला स्वर्ग के दायरे से नहीं है। पूरे ज्वाला स्वर्ग क्षेत्र में केवल कुछ ही लोग हैं जो वह कर सकते हैं जो उसने किया और व्यावहारिक रूप से आपको एक नया शरीर दे सकते हैं। मैं उनमें से हर एक को जानता हूं और उनमें से किसी का नाम हुआ म्यू नहीं है। नित्यान हैरान रह गया। उस विदेशी डॉक्टर ने मेरे मांस, खून और हड्डियों को निखारने में मेरी मदद की। क्या वह वाकई इतना अविश्वसनीय है? बेशक, वह है। वू जी ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे आपके मांस, रक्त और हड्डियों को परिष्कृत करने में इतनी ऊर्जा खर्च करने के लिए क्या प्रेरित किया। वह व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण है। अगर वह वास्तव में अन्य 8 लोगों में से एक से है, तो वू जी अचानक रुक गया और नित्यान को फिर से जांचना शुरू कर दिया, जैसे कि वह नित्यान पर कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने हाथ हिलाकर नित्यान को जाने का संकेत दिया। आज से बाईं ओर की तीसरी झोपड़ी तुम्हारी है। तुम अब जाकर आराम कर सकते हो। हाँ, गुरुजी। नित्यान अपने पैरों पर खड़ा हुआ, झुका और कमरे से बाहर चला गया। वू जी के शब्द उसके लिए थोड़े भारी थे, और इतनी बड़ी मात्रा में उलट-पुलट करने वाली जानकारी को पचाने के लिए उसे समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा, वह काफी थका हुआ था और उसे अच्छी नींद लेने की तत्काल आवश्यकता महसूस हो रही थी। कमरे के अंदर, वूजी अभी भी अपने आप में बुदबुदा रहा था, हुआ मुंह। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दोस्तों से अन्य 8 क्षेत्रों में जांच करने के लिए कहना होगा, और देखना होगा कि क्या वास्तव में हुआम्यू नाम का कोई व्यक्ति है। चूंकि यह हुआम्यू नित्यान के शरीर को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए इतनी परेशानी से गुजरने को तैयार था, तो इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने नित्यान में भी क्षमता देखी हो और उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हो? लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो वह नित्यान को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? अजीब है, ये सचमुच अजीब है।